चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो ये जो टैली है ये है टैली ERP 9, ठीक है। ये टैली ERP 9 है और इसके बाद आ गया है टैली प्राइम। तो हम ERP 9 और प्राइम दोनों ही सीखेंगे, दोनों में एंट्री करनी सीखेंगे। ERP पुराना था थोड़ा वर्जन, अभी इसके बाद प्राइम आया है जिसमें GST को बेस मान के प्राइम बनाया गया है। एंट्री करने के लेवल पे ERP और प्राइम में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में सेम तरह की एंट्री है। F4 F5 F6 जो एंट्री की फंक्शन की हमने लास्ट क्लास में पढ़ी है वो दोनों में सेम है, बस फ्लो का फर्क है थोड़ा सा। जैसे ये कंपनी जब ये टैली स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आता है, प्राइम को स्टार्टिंग पॉइंट देखो तो कुछ और होगा, है ना। तो अब ये सेलेक्ट कंपनी, पहली स्क्रीन इसके सेलेक्ट कंपनी, रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर और क्विट। सेलेक्ट कंपनी का मतलब है जो कंपनी ऑलरेडी यहाँ टैली में बनी हुई है, इन कंपनियों में से अगर किसी में काम करना है तो आपको सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन यूज करनी पड़ेगी। मान लीजिए जैसे आज कंपनी क्रिएट करी, अब कल दोबारा या उसके बाद जब भी एंट्री करिए तो सिलेक्ट कंपनी, ये आपके पास सिलेक्ट कंपनी है, लिस्ट ऑफ कंपनी है, इनमें से जो कंपनी आपको टाइप चाहिए उसमें आप एंट्री कर सकते हो। मान लो आपको वेलकम प्राइवेट लिमिटेड चाहिए तो वेलकम टाइप करो, ये आ जाएगा, है ना। तो जो कंपनी आपको चाहिए होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। क्रिएट कंपनी का मतलब है कि आपको आज कंपनी बनानी है, आज से पहले आपके पास कंपनी नहीं है, अभी कंपनी बनानी है। जैसे हमारी आज के असाइनमेंट के हिसाब से कंपनी है ट्रू टेक्नो सर्विसेज, है ना। आज के असाइनमेंट के हिसाब से कंपनी का नाम है ट्रू टेक्नो सर्विस। और कंपनी क्रिएट करना बिल्कुल एक नॉर्मल फॉर्म भरने जैसा है। ये देखो नेम ऑफ द कंपनी, आप ऐसे फाइनेंशियल ईयर अगर चाहो तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना तो बिना उसके भी ले लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू टेक्नो सर्विसेज ये आ गया। अब यहाँ पर आपको इसका एड्रेस डालना है कंपनी का, जो भी कंप्लीट एड्रेस है, ताकि यहाँ से जब आपके बिल बने, स्टेशनरी प्रिंट हो, वाउचर हो, स्टेटमेंट आए, जो भी टैली से प्रिंट आउट निकलेगा एड्रेस वो यहाँ से उठाएगा। तो यहीं पे सारा कंप्लीट एड्रेस डालना होता है। ये स्टेट, देखो GST ना स्टेट के बेस पे काम करता है, जब हम GST पे आएंगे तो हमें पता लग जाएगा, लेकिन GST स्टेट के बेस पे काम करता है। तो यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं, जो स्टेट आप डालोगे वो अंदर GST की डिटेल में पिक कर लेगा। अगर यहाँ पे स्टेट नहीं डाली तो अंदर कंपनी की स्टेट डिटेल में GST नहीं आएगा, फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी कंपनी है उसका जहाँ पे ऑफिस रजिस्टर्ड है, जहाँ से वो काम कर रहा है, वो स्टेट सिलेक्ट करनी है और स्टेट की लिस्ट आपको टैली ने ऑलरेडी दे रखी है। पिन कोड नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स अब होते नहीं है, ईमेल ID, ये डिटेलें सारी आपकी स्टेशनरी में प्रिंट होंगी। अब ये कह रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपकी फाइनेंशियल जैसे 1 अप्रैल से चालू है तो 1 अप्रैल 2024, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम द सेम डेट। ये बुक बिगिनिंग की डेट बाद में आ सकती है, मान लीजिए आपकी कंपनी अक्टूबर में बनी, नवंबर में बनी, तो बुक्स बिगिनिंग की डेट आप चेंज कर सकते हो। लेकिन फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से चालू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर की डेट यही है, बुक बिगिनिंग की आप डेट चेंज कर सकते हो, लेकिन कोई असाइनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्रैक्टिकल में आपकी अगर कंपनी अक्टूबर में बनी है तो अक्टूबर से पहले उसकी एंट्री ही नहीं होंगी, तो डेट चेंज नहीं भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। सिक्योरिटी वगैरह वाले फीचर ये बाद में देखेंगे। जब आप प्राइम में आओगे तो प्राइम में यहाँ तक का काम तो प्राइम में सेम है बिल्कुल। अब प्राइम में यहाँ तक का काम सेम है प्राइम में, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो नीचे की स्क्रीन है, ये जो बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है, ये प्राइम में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसे छेड़ने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और प्राइम में ये मिलेगा भी नहीं, इसलिए तो प्राइम ने इसको हाइड कर दिया है। तो ये कभी ज़रूरत नहीं, यहाँ प्राइम में ना मिले तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं होता हमने उसे भी। ये एंटर मार के बाहर जा जाओ, या एंट्री करते हुए सेव करना है, टैली की किसी भी स्क्रीन को सेव करना है तो Ctrl+A, शॉर्टकट कमांड है Ctrl+A। आप ना एक काम कर लो, कॉपी में लास्ट में 3-4 पेज में चले जाओ, जिस क्लास में जो शॉर्टकट कमांड आएगी ना वहाँ लिखते रहे, ताकि सारी शॉर्टकट कमांड एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। नहीं तो आपको अलग अलग क्लास में कौन कौन सी शॉर्टकट कमांड हुई थी याद नहीं कर पाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे। तो कॉपी के अपनी नोटबुक के लास्ट के 2-3 पेज छोड़ दो, केवल इसी काम के लिए कि जब कोई शॉर्टकट कमांड आएगी तो वहाँ नोट कर देंगे। हर क्लास में कोई ना कोई शॉर्टकट कमांड आती रहेंगी अब, ताकि आपके पास टैली की सारी शॉर्टकट कमांड एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। तो लास्ट के 2-3 पेजों में यही लिख लो। जैसे आज हमने अभी एक शॉर्टकट कमांड सीखी, CTRL+A, Ctrl+A टू सेव इन टैली। टैली में कुछ भी सेव करना है, ERP हो या प्राइम हो, दोनों में सेम है, Ctrl+A कमांड है उसकी सेव करने के लिए।
तो कंट्रोल प्लस ए इज द शॉर्टकट कमांड टू सेव द टैली, है ना। टैली में कुछ भी सेव करना है तो CTRL प्लस ए, कंट्रोल ए, सेव हो गया, एंट्री हो गई, आप लिख लिया आपने कंट्रोल ए, ठीक है। अब देखो आप कंपनी क्रिएट करके आ चुके हो। कंपनी क्रिएट करने के बाद पहला मेन्यू है मास्टर, मास्टर के नीचे दो ऑप्शन है, अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो। दूसरा मेन्यू है ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के नीचे है अकाउंटिंग एंट्री और इन्वेंट्री, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। तीसरा है यूटिलिटी, इंपोर्ट और बैंकिंग। चौथा है रिपोर्ट्स, जिसमें बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, स्टॉक समरी है, रेशियो एनालिसिस है। छठा है डिस्प्ले, फिर है मल्टी अकाउंट प्रिंटिंग और लास्ट है क्विट, 6 बजे वाली कमांड, है ना। 6 बजे वाली कमांड ये है क्विट। तो अब आपको क्या करना है, आपको जितनी भी एंट्री करनी है, तो ये ट्रांजैक्शन वाला टैब है। ट्रांजैक्शन के नीचे दो तरह की एंट्री है, अकाउंटिंग एंट्री और इन्वेंट्री एंट्री, अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। तो आप अकाउंटिंग वाउचर से ही सारी एंट्री कर सकते हो। इन्वेंट्री वाली, इन्वेंट्री का मतलब है आप जब एंट्री कर रहे हो उसमें कुछ नंबर ऑफ क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मटीरियल आइटम्स हैं, वेट ऑफ द आइटम है ना, लेंथ ऑफ द आइटम होगी, उसमें आइटम के मेजरमेंट है और आइटम का रेट है, तब वो इन्वेंट्री वाली होती है। अगर केवल वैल्यू है तो अकाउंटिंग वाउचर है। लेकिन आप इस अकाउंटिंग वाउचर में रह के ही सारी चीज़ें कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यार F8 करा मैंने, तो F8 करने में यहाँ पे नीचे नेम ऑफ आइटम आ रहा है पहले, है ना। इस सबसे इसके नीचे देखोगे तो नेम ऑफ आइटम आएगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ रहा है आपके पास, ये रहा नेम ऑफ आइटम। यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी, यहाँ पे रेट और वैल्यू अपने आप ले आएगा, तो इसे बोलते हैं इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर की एंट्री भी मैंने ही F9 इसे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आके ही करी है, तो यहीं से हो जाती है। अब जब प्राइम में जाओगे तो ये इन्वेंट्री वाउचर वाला टैग अलग से दिखेगा नहीं वहाँ, क्योंकि सब एंट्री जब यहीं हो जाती है उसका अलग होने का कोई यूज ही नहीं था, है ना। तो प्राइम में केवल अकाउंटिंग वाउचर वाला टैब है, इन्वेंट्री वाउचर वाला टैब नहीं है। ऐसे ही जब प्राइम में यहाँ हो गए ऊपर मेन्यू में, तो पहली बात तो ऐसे मेन्यू नहीं है वहाँ पर। अगली क्लास में प्राइम भी चेक करेंगे हम, तो वहाँ पे मेन्यू नहीं है, वहाँ पे केवल अकाउंटिंग इन्फो ऐसे करके सीधे है, मास्टर वाला बट टैब ही नहीं है, मास्टर ट्रांजैक्शन ऐसा कोई टैब नहीं है वहाँ पर। तो अकाउंटिंग इन्फो में जाओगे वहीं से सारा काम हो जाता है वहाँ पे ना। तो अब ये जो मास्टर वाला काम है, मास्टर वाला काम कब होता है, मान लीजिए आप 1 अप्रैल 24 से पहले, इस फाइनेंशियल ईयर से पहले किसी और सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे या टैली में ही काम कर रहे थे, लेकिन उसकी बैलेंस शीट फाइनल हो गई। अगर 1 अप्रैल 2024 से आप नया बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहते हो, पुराने बहुत सारे लेजर ऐसे हो गए जो अब काम नहीं आ रहे, जिन ट्रांजैक्शन, जिन लेजरों से, जिन क्लाइंटों से और सप्लायरों से अब काम नहीं हो रहा, तो वो लेजर कई बार रिपीट होते जा रहे हैं। हर बार खाली बैलेंस है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं, कई कई साल से वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन डिलीट नहीं मार सकते क्योंकि आज से 4 साल 5 साल पहले उसमें कुछ डाटा है, तो डिलीट तो आप नहीं मार पाओगे। जब 10 साल पुराना डाटा भी अगर थ्रेड में चला आ रहा होगा उस लाइन में, तो आप डाटा डिलीट, वो लेजर डिलीट नहीं होगा। तो अब बहुत सारे लेजर ऐसे हो गए हैं जो आज की डेट में डिफंक्ट हो गए हैं, जिनसे अब काम नहीं रहा, वो बेकार में बैलेंस शीट की साइज को, मेरे डाटा की साइज को बल्कि बना रहे हैं, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, लिस्ट ऑफ डेटर को बल्कि बना रहे हैं। तो मैं इस 1 अप्रैल से चाहता हूँ कि बैलेंस शीट फाइनल हो जाए, मेरे पास डेटर, क्रेडिटर के और कैश के, बैंक के सारे बैलेंसेज आ जाएँ, तो मैं 1 अप्रैल से नई कंपनी बनाऊँगा। जब मैं नई कंपनी बना रहा हूँ तो उस टाइम पे मेरे पास पार्टी का नाम क्रिएट, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है मुझे, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट और ये ग्रुप लिखना है। ग्रुप लिखने के बाद यहाँ मुझे 1 अप्रैल 24 को बैलेंस लिखना है कि अब अगर मेरे पास पूरा ट्रायल बैलेंस है जिसमें पार्टी का नाम है, पार्टी का बैलेंस है 31 मार्च के दिन, तो मैं एक बार में यहाँ सारे उठा के लिख सकता हूँ, है ना। अकाउंटिंग इन्फो जब हम यहाँ बाहर आ रहे हैं अकाउंटिंग मास्टर पे, अगर हम पहले मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन पहले से है। 1 अप्रैल 24 से पुरानी डेट का सारा डाटा मेरे पास फाइनल पड़ा हुआ है और मैं इसे यहाँ लाके इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ। 31 मार्च तक मैंने अपने डेटर से जो पैसे लेने हैं उनका नाम लिखना पड़ेगा, जो क्रेडिटर को पैसे देने हैं वो लिखना पड़ेगा, मेरे पास जो बैंक का बैलेंस है वो डालना पड़ेगा, जो कैश का बैलेंस है 31 मार्च 24 तक का वो डालना पड़ेगा। यानी कि आई डू हैव अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ अकाउंट बैलेंस, है ना, विद नेम एंड बैलेंसेज। तो मेरे पास वो है तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। अगर नहीं है, जैसा कि हमारे असाइनमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको एंट्री करनी है यहाँ पर वाउचर एंट्री। मान लीजिए आपका बिजनेस ही अभी से चालू हुआ, इससे पहले कोई बैलेंस है ही नहीं, जब इससे कोई बैलेंस नहीं है तो आपको यहीं से एंट्री करनी है। अब जैसे टीकम सिंह है, ये ट्रू टेक्नो वाला, ये है ट्रू टेक्नो सर्विसेज, इसका कंपनी का काम है डील्स इन कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्डवेयर आइटम्स। कंप्यूटर, लैपटॉप और हार्डवेयर आइटम में वो डील करती है कंपनी ट्रू टेक्नो सर्विसेज। प्रोपराइटर है इसकी कंपनी, जो बिजनेस है इसका ओनर है मिस्टर टीकम, है ना।
तो यहीं से बिजनेस चालू है, इसके ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं है। आपको अब क्या करना है, जब ओपनिंग, इसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस फॉरवर्ड करना, अकाउंटिंग वाले भी इन्वेंट्री वाले भी। तो ना हमारे पास ओपनिंग बैलेंस अकाउंटिंग के हैं ना इन्वेंट्री के हैं, सीधे एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो जब भी आप एंट्री करोगे F4 F5 फंक्शन की आप सीख कर आए हो। अगर अभी शुरू में कन्फ्यूजन हो तो ये देखिए यार राइट साइड में होगा F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसीट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेज, ये ऑन हो गई यहाँ पे ना। अगर शुरू में कन्फ्यूजन हो कि जर्नल के लिए कौन सी फंक्शन की थी, पेमेंट के लिए क्या था, परचेज के लिए क्या था, तो यहाँ राइट साइड में दिखता है, ERP में भी दिखता है और प्राइम में भी दिखता है। यहाँ देख के आप एंट्री कर सकते हो, धीरे धीरे तो आदत पड़ जाती है, फिर ये समस्या नहीं होती है। और कौन सी एंट्री कब करनी है, कहाँ करनी है, हम लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कॉन्ट्रा में कब करते हैं एंट्री? हाँ राहुल आप ठीक कह रहे थे, है ना, जब कैश टू कैश ट्रांसफ़र हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र हो तो कॉन्ट्रा में एंट्री होती है ना। तो आपको कॉन्ट्रा में एंट्री, पेमेंट में कब करते हैं? जब कहीं पे भी सर पेमेंट हो, हाँ किसी को कोई पैसे दिए तो पेमेंट, हाँ हाँ किसी की भी पेमेंट करना, हाँ तो हाँ तो वो कॉन्ट्रा में एंट्री होती है ना। तो अब आपको असाइनमेंट के हिसाब से चलना है। पहले जैसे पहली एंट्री है, मिस्टर टीकम सिंह स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस सम ऑफ ₹2 लाख एज कैश। मिस्टर टीकम सिंह जो ओनर है इस बिजनेस के, उन्होंने एक बिजनेस शुरू करा ट्रू टेक्नो सर्विसेज के नाम से, जिसकी हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब एंट्री करने जा रहे हैं, वाउचर एंट्री करने के लिए ये अकाउंटिंग वाउचर वाला फंक्शन है ना, यहाँ पर आके एंट्री करनी है, यहाँ पर एंट्री करनी है। अब पहली एंट्री होगी किस फंक्शन की में, मैंने आपको बोला था एंट्री करने से पहले सबसे पहले डिसाइड करना है F1 F2 F3 F4 किस में होगी एंट्री है। मिस्टर टीकम सिंह स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस, F4 सर कॉन्ट्रा में होगी, ओके। अगर इसकी ट्रांजेक्शन समझा दोगे तो एंट्री अपने आप ही बोलोगे आंसर भी फिर ठीक। क्या हुआ इस काम में? बिजनेस में पैसा लगाया गया। ये बात समझ आ रही है सबको, बिजनेस में पैसा लगाया गया। हेलो, और ये आप एंट्री टीकम सिंह कर रहे हो या बिजनेस की कर रहे हो? टीकम, गलत बात बोल रहे हो। टीकम सिंह की क्यों कर रहे हो? ट्रू टेक्नो सर्विस के नाम से कंपनी खोल के नहीं आए हो अभी आप? आपको अपना रोल याद रखना है कि आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, कंपनी के मालिक के अकाउंटेंट नहीं हो। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बोला था कि कंपनी का मालिक बस एक ही दिन अच्छा लगता है, जिस दिन सैलरी का चेक साइन होना होता है, उस दिन अपना सा लगता है, सर कुछ अच्छे से लग रहे हो, है ना। बाकी 29 दिन कंपनी का मालिक पराया हो जाता है अकाउंटेंट के लिए। मालिक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पड़ी थी ना, ओनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस आर सेपरेट। सर रिसिप्ट में आएगा, सर रिसिप्ट में। हाँ जी, राहुल कह रहे हैं रिसिप्ट में आएगा। राहुल ने सबसे पहले कॉन्ट्रा का धुआं जलाया था। नहीं सर, गलत बोल दिया। और बताओ कहाँ पे आएगी कॉन्ट्रा? रिसिप्ट में कौन कौन है राहुल के साथ? अच्छा, आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो ना ट्रू टेक्नो सर्विसेज के, ये तो पक्का है। हाँ सर, बिजनेस के तो अकाउंटेंट। बिजनेस को पैसा मिला या बिजनेस ने पैसा दिया, ये बताओ पहले। मिला। पैसा मिलने की एंट्री कहाँ करते हैं? एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी वन, कहाँ लिखा है देखो अपने उसमें, हाँ F6 में आएगा, यही तो F6 में आएगा, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी वन। तो बस F6 है, पैसा मिला है किसी से, ठीक है। तो F6 में एंट्री होगी, F6 में। अब देखो F6 में एंट्री होगी, ऊपर आ रहा है क्रेडिट। एंट्री होगी क्या वैसे नॉर्मल? अगर आप इसको डेबिट क्रेडिट को छोड़ दो, टैली को, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है अकाउंट्स में? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होती है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यानी कि मेरे को, है ना, तो यहाँ पे मुझे क्रेडिट में क्या लिखना है? कैपिटल अकाउंट। तो अब कैपिटल अकाउंट देखो यहाँ पे क्रिएटेड तो है नहीं, मुझे मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अभी तक देखो, अभी मैं कंपनी बना के आया हूँ, तो कंपनी में एक कैश अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, केवल 2 अकाउंट बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, उसके अलावा कोई अकाउंट नहीं बना होता, है ना। देखो हाँ, कैपिटल और कैश बस 2 ही बने होते हैं। ये रहा कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 अकाउंट बने, इसके अलावा कुछ नहीं बना। सब अकाउंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। यू कैन क्रिएट आइदर हेयर, यहाँ और यहाँ अकाउंट एंट्री क्रिएट कर दें। तो यहाँ मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता नहीं पूरे साल में किस किस से ट्रांजेक्शन करूँगा, तो मैं पहले कैसे कर लूँ, है ना। और जब ट्रांजेक्शन आएगी तभी मास्टर क्रिएट करूँगा, तो मैं यहीं मास्टर क्रिएट कर सकता हूँ। तो F6 की एंट्री है। अब एक शॉर्टकट कमांड और लिख लो, Alt + C टू क्रिएट मास्टर्स लिख लो, या लेजर्स कहते हैं इसे, आप इसे लेजर्स कह सकते हो थोड़ी देर के लिए।
लेकिन इसमें इन्वेंट्री भी खुलती है, बाकी सारी चीज़ें भी खुलती हैं, इसलिए मास्टर्स बोलते हैं। टू क्रिएट लेजर, ये शॉर्टकट कमांड लिख लो पहले अपने पास, Alt+C टू क्रिएट मास्टर्स या लेजर्स। तो अब मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहा हूँ Alt+C, तो मुझे मास्टर क्रिएट करना है Alt+C। यहाँ पे टीकम सिंह कैपिटल अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट कि टीकम सिंह का कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना ये जो भी मास्टर आप यहाँ पे क्रिएट करते हो ना, उसको इस ग्रुप से, जो टैली ने बाय डिफ़ॉल्ट ये प्री डिफाइंड ग्रुप है टैली के, ये इन ग्रुपों में से लिंक करना बहुत ज़रूरी है ना। और अगर आप लिंक गलत करोगे तो एंट्री गलत होगी, मतलब एंट्री हो जाएगी, उसका इफेक्ट गलत जाएगा। मान लीजिए इसका मैंने ग्रुप बना दिया सेल्स अकाउंट, तो ये सेल्स में चली जाएगी एंट्री है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी। इसका मैंने बना दिया फिक्स एसेट, तो ये बैलेंस शीट में चली जाएगी। तो लेकिन ये है क्या चीज़, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही है इसका ग्रुप है ना। यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट ये रहा है ना, ये कैपिटल अकाउंट। तो अगर प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो ग्रुप क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट। बस अब अगर इसका प्रोप्राइटर का नाम फ़ोन नंबर लिखना है तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कितने पैसे लगाए, 2 लाख रुपए। अब पैसे कैसे लगाए हैं, कैश में, एंड कैश इज करंट एसेट्स। और हमने वो टेबल में पढ़ा था, अगर एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होती है। तो ये डेबिट में ही कैश है, देखो यहाँ कैश से पहले डेबिट ही मांग रहा है ना, डेबिट। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रिएटेड होता है, वो क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है भाई। और नरेशन इंटीग्रल पार्ट है आपकी एंट्री का। आपको एंट्री के साथ नरेशन जरूर लिखनी है जो उस एंट्री को सपोर्ट करती हो, है ना। अब बिना नरेशन के एंट्री करने का मतलब है आप अधूरी काम कर रहे हो, है ना। वो अच्छी अकाउंटिंग नहीं मानी जाती अगर आप नरेशन नहीं लिख रहे हो, तो इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग अधूरी है वो। इसमें जो भी आप एंट्री में नहीं बता सके वो यहाँ नरेशन मिलेगा। भाई कैश रिसीव, कैपिटल रिसीव्ड अगेंस्ट कैश रिसीट नंबर, मान लीजिए कैश रिसीट काटी थी आपने उसकी, तो वो लिख दो, CR नंबर। अलीसा आप कुछ कह रहे थे बेटा? यस सर, जैसे कि हम लोग जब ये फर्स्ट टाइम बनाते थे ना सारा अकाउंट्स का जो इसका करते थे, तो हम लोग एक पेज में इसका एक फॉर्मेट बनाते थे, एक जगह डेबिट और क्रेडिट और नरेशन लिख के अंडरलाइन करते थे। तो लाइकवाइज टैली में भी हर एक अकाउंट का नरेशन लिखना होगा, मतलब हम लोग जो भी एंट्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी एंट्री, अच्छा अकाउंटेंट वही है जो अपनी एंट्री को नरेशन के साथ सपोर्ट करता है। इससे क्या होगा, जब आप इसके कोई रेफरेंस नंबर डालोगे, सपोर्ट नंबर डालोगे, तो 10 साल 20 साल बाद भी आपको ये एंट्री समझ आ जाएगी, या आपके किसी और एक प्रीडिसीजर ने लिखी है वो एंट्री आप समझ पाओगे, है ना। जो लिख रहा है उसे उस टाइम तो याद है, 5 साल 10 साल 6 साल बाद कोई ऐसे याद रहेगा। और कोई पूरे बिजनेस में एक ही एंट्री नहीं होती और इतनी आसान एंट्री नहीं होती। तो आदत ये डालनी है कि हर एंट्री की नरेशन जरूर डालनी है ना, पहले दिन से। अब अगली सेकंड एंट्री है, कैश डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन HDFC बैंक। HDFC बैंक में 1 लाख रुपए कैश जमा करा। एंट्री बताइए कहाँ होगी, पहले सबसे पहले ये डिसाइड करनी है एंट्री करनी कहाँ है, कॉन्ट्रा F4। कॉन्ट्रा का मतलब है F4। जब कैश जमा होगा तो कैश मेरी एसेट होती है, और जमा करूंगा तो कैश कम होगा या बढ़ेगा, कम होगा, तो कैश क्रेडिट होगा। और कॉन्ट्रा में पहले ये क्रेडिट ही पूछ रहा है, देखो है ना, क्रेडिट ही पूछ रहा है। आप ये पहले वाले डेबिट क्रेडिट को नहीं बदल सकते, यहाँ कर्जा ही नहीं जाता, कर्जा नहीं जा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसके सेकंड वाले डेबिट क्रेडिट को बदल सकते हो अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे देखो कैश अकाउंट जो क्रिएटेड है वो मास्टर यहाँ दिखते हैं आपको राइट साइड में, यहाँ राइट साइड में आपको दिख रहे हैं जो जो आप मास्टर क्रिएट कर दिया आपने, यहाँ दिखते रहेंगे जो जिस जगह काम के होंगे। अभी देखो क्रिएट करके हम टीकम सिंह का भी आए थे, यहाँ दिख रहा है टीकम सिंह, नहीं दिख रहा। कॉन्ट्रा में कैश और बैंक की होता है और कुछ दिखेगा ही नहीं आपको कभी। तो कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लिया मैंने, 1 लाख रुपए जमा करा दिए। किस में जमा कराएं, बैंक में, HDFC बैंक में। तो बैंक का अकाउंट यहाँ पर देखो दिख रहा है, बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या फंक्शन किया है, हाँ जी, बैंक अकाउंट क्रिएट Alt+C, HDFC बैंक अकाउंट। अब बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट होता है, देखो ये रहा, है ना, बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट ही होता है। ये ग्रुप बताने जरूरी है। जैसे ही मैं बैंक करूंगा देखो उसके नीचे लिखा हुआ है करंट एसेट, मतलब वो कह रहा है करंट एसेट के अंदर एक हेड ये भी बैंक, है ना। तो करंट एसेट डायरेक्ट डालोगे तो फिर बैंक की एंट्री नहीं होगी। तो बैंक का ग्रुप बैंक है, वो अंडर करंट एसेट ही, बैंक का ग्रुप बैंक। अब आपके बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, आप IFSC कोड डाल सकते हो, यहाँ पे बैंक का ब्रांच नेम, बैंक नेम डाल सकते हो, यहाँ जो आपको डालना है यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आ गया बैंक,
यहाँ पे डिनोमिनेशन डाल सकते हो कितने जमा कर रहे हैं ना, यहाँ पे बाई कैश डिपॉजिटेड। क्लियर है? हेलो, यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं एंट्री में? नहीं सर। ठीक है। अगला है टीकम सिंह इशूड चेक नंबर 789456 ऑफ SBI ₹8,50,000 इन फेवर ऑफ ट्रू टेक्नो सर्विसेज। यानी कि टीकम सिंह ने एक चेक और दे दिया, अब 8.5 लाख रुपए का चेक दे दिया है SBI का। एंट्री कहाँ होगी? 3rd नंबर की एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं। एंट्री कहाँ होगी सर? रिसिप्ट में। रिसिप्ट है ना, F6 रिसिप्ट। ठीक है, F6 रिसिप्ट। पैसे किसने दिए? टीकम सिंह ने। देखो टीकम सिंह का अकाउंट अब दिख रहा है ना, कॉन्ट्रा में नहीं दिख रहा था लेकिन दिख रहा है क्योंकि उसे पता है यहाँ पैसा इससे ले सकते हैं। टीकम सिंह 8.5 लाख रुपए। अब डेबिट कौन सा करूं? चेक दिया उसने SBI का, कौन सा बैंक डेबिट होगा? गलत बात बोल रहे हो। अरे SBI का चेक तो टीकम सिंह ने दिया है, टीकम सिंह ने SBI का चेक दिया। आप तो अपने बैंक में जमा कराओगे ना, आपका बैंक तो HDFC में है ना, कंपनी का बैंक तो HDFC में है ना। टीकम सिंह ने SBI दिया तो हम क्या करें? वो तो किसी भी बैंक का देगा, हमें तो HDFC में ही जमा करना है ना। कोई बात नहीं, ऐसी गलती नहीं करोगे तो फिर मेरे को कैसे पूछोगे आप? 789456 ये चेक नंबर यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, ये चेक की डेट, वैसे ये एंट्री 2 अप्रैल की है ना, 2 अप्रैल को। देखो ये लिखिए यहाँ पे F2 इज डेट फॉर टू चेंज द डेट ऑफ वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करते हैं अगर डेट बदलनी है तो फंक्शन की है F2, ये यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये रही राइट साइड में। तो F2 से वाउचर की डेट बदलते हैं, तो मैंने वाउचर की डेट बदलनी है तो F2। जब आप F2 करते हो तो एक डेट बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ा देता है वो। अभी हम देखो, पहले मैं 1 लिख रहा हूँ, 1 अप्रैल, F2 करा 2 अप्रैल, इसे सेव करो, फिर F2 करो 3 अप्रैल, तो एक दिन वो अपने आप बढ़ा देता है। आपको किसी स्पेसिफिक डेट में आगे पीछे जाना है तो आप कर सकते हो। जैसे 3 पे आया मुझे तो, लेकिन 1 पे जाना है तो मैं 1 कर सकता हूँ। ये डेट है 2 अप्रैल की, F2 डेट चेंज कर दी मैंने, है ना, बाय चेक नंबर 789456। ठीक है, ये आ गया। अब क्लियर है यहाँ तक तीनों एंट्रियाँ? अगला एंट्री है 4th एंट्री, मशीनरी ऑफ ₹3 लाख परचेज्ड फ्रॉम YMY ट्रेडर्स, वाइड इनवॉइस नंबर 78 इनवॉइस नंबर पे MY ट्रेडर से मशीन खरीदी है 3 लाख रुपए की। एंट्री कहाँ पर? आप देखो, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, मशीनरी वर्थ ₹3 लाख परचेज फ्रॉम YM ट्रेडर अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 78। अब इसमें ये बताओ कि पेमेंट कैश हुई चेक से हुई? सर कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो इसका मतलब पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है। सामान कैसे खरीदा? इसका मतलब उधार खरीदा है। इसका मतलब मशीन कैसे खरीदी है? उधार में खरीदी है, उधार में परचेज करी है और रीसेल के लिए भी नहीं खरीदी है। उधार खरीदी और रीसेल के लिए भी नहीं खरीदी, तो एंट्री कहाँ जाएगी? F7 में जाएगी, जर्नल में, है ना, जर्नल में एंट्री होगी। ध्यान रख, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ऐसे तो कन्फ्यूजन हो गई होगा। Alt+C मशीन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मशीन अकाउंट, मशीन मेरे बिजनेस में यूज होगी और उसकी लाइफ 12 महीने से ज़्यादा है, लाइफ लिमिटेड भी है, वैल्यू भी मटीरियल है, तो ग्रुप क्या बनेगा? फिक्स्ड एसेट, फिक्स एसेट, है ना। ये ग्रुप ध्यान रखना यहाँ पे पहले से डिफाइन है, आपको ये यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, फिक्स एसेट है ना, तो फिक्स एसेट 3 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। क्रेडिट में पार्टी का नाम जिससे खरीदी है YM ट्रेडर्स, क्रेडिटर, ये आ गया। अच्छा, आप यहाँ पे नरेशन में ये भी लिखते हैं, मान लीजिए मशीनरी किसी स्पेसिफिक प्लांट के लिए आई है कि उस वाले प्लांट के लिए, ये वाली प्रोडक्शन के लिए इसकी वारंटी 2 साल की है, ऑन साइड वारंटी है, डिटेल यहाँ डाल सकते हो ताकि कल को मशीनरी में वारंटी गारंटी से रिलेटेड इशू हो तो बिल ढूंढने के लिए ना भागना पड़े। आप यहीं से देख सकते हो कि वारंटी 2 साल की थी, पता लगा मशीन को 2.5 साल हो गए, तो बिल ढूंढने को फ़ायदा होगा। और 2 साल बाद आपको कैसे पता लगे एक फैक्ट्री में 50 मशीन थी, कौन सी मशीन की वारंटी कब एक्सपायर हुई है, तो ये डिटेलें आप नरेशन में डाल सकते हो। आप अपने देखो, नरेशन लिखने का कोई रूल नहीं है। एक कंपनी में अगर 10 अकाउंटेंट बैठे हैं, 10 के 10 होगी सेम एंट्री में नरेशन अलग होगी, है ना, तो कुछ पोर्शन नरेशन का सेम होगा लेकिन बेसिक नरेशन अलग अलग हो जाएगी। और टोटल नरेशन की बात करोगे
तो आप यहाँ पे इस मशीन से रिलेटेड इंश्योरेंस कब एक्सपायर हो रहा है, इसकी वारंटी कब एक्सपायर हो रही है, ऑन साइट वारंटी है या आपको लेके जाने वाली वारंटी है, जो लिखना है यहाँ नरेशन में लिख सकते हो। इसका कोई वो नहीं है, रूल नहीं है, और इसकी अकाउंटिंग से कोई लेना देना भी नहीं है। ये आपको एडिशनल हेल्प करेगी हमेशा, इसलिए नरेशन लिखनी इंपॉर्टेंट है। आप एडिशनल सपोर्ट डॉक्यूमेंट डिटेल यहाँ डाल सकते हो जो वाउचर एंट्री में नहीं थी। क्लियर हो गया ये एंट्री चौथी वाली। अब पांचवी वाली एंट्री जरा पढ़ो और बताओ क्या होगी। असाइनमेंट है ना आपके पास? सर ये परचेज में आएगा। परचेज में आएगा। सेकंड एंट्री, परचेज ऑफ लैपटॉप फॉर सेल्स डिपार्टमेंट 50,000 रुपये एंड चेयर्स ₹10,000 फ्रॉम YW स्टोर। तो F7 की एंट्री है। ऑल्ट C, लैपटॉप अकाउंट क्रिएट। इसका ग्रुप क्या बनेगा? लैपटॉप का ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट है। फिक्स एसेट, मेरे बिजनेस में यूज होने के लिए आया हो। फिक्स एसेट 50,000 रुपये, ठीक है। आप देखो, मैंने आपको बोला पहले वाली लाइन में डेबिट क्रेडिट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन सेकंड के बाद चेंज कर सकते हो। इसे आप डेबिट करो। दूसरी चीज़ क्या खरीदी? चेयर भी इसी से खरीदी है ना, तो चेयर्स अकाउंट, इसका ग्रुप भी फिक्स एसेट, ठीक है। 10,000 रुपये की चेयर है। अब यहाँ पे पार्टी का नाम जिससे खरीदा है ऑल्ट C, मैं हर बार ये ऑल्ट C कर रहा हूँ, ध्यान देना। YW सेल्स, इसका ग्रुप क्रेडिटर, जो मेरे बिजनेस को सप्लाई देता है वो मेरा क्रेडिटर। गुड्स या सर्विस कुछ भी दे दे। बाय बिल नंबर 15। क्लियर है? हाँ, ठीक है। ऐसे ये नरेशन यहाँ लिख सकते हो कि ये लैपटॉप कहाँ गया, सेल्स डिपार्टमेंट में गया। कल के ध्यान रखिए लैपटॉप कहाँ एलोकेट करा है आपने। तो बड़ी कंपनियों में कई बार प्लांट एंड मशीनरी कुछ एसेट आती हैं जो कहाँ एलोकेट करिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगली एंट्री है अमाउंट पेड फॉर रेंट ₹10,000 इन कैश। देखो मिथिलेश, यहाँ लिखा हुआ है कि रेंट पे करा है, वो भी कैश में करा है ना। अगर वहाँ पे खाली ये लिखा होता मशीनरी परचेज एंड पेड, अमाउंट पेड, तो हम अज्यूम करते हैं कि कैश करा या बैंक करा। तो वहाँ पे मशीनरी वाले केस में अमाउंट पेड था ही नहीं, वहाँ पे केवल लिखा था खरीदा है। अब यहाँ पे लिखा है रेंट पेड ₹10,000 इन कैश, कैश में रेंट पे कर दिया। तो एंट्री कहाँ पर होगी? तो रेंट पे करा है, रेंट अकाउंट अभी है नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा। ऑल्ट प्लस C, रेंट अकाउंट, ग्रुप बनेगा एक्सपेंस, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। कंट्रोल A, 10,000 रुपये कैसे पे करा? कैश अकाउंट ये रहा, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बाई रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24, है ना। यहाँ लिख सकते हो कौन से महीने का रेंट पे करा, एडवांस करा, सिक्योरिटी करी, जो भी करा यहाँ लिख सकते हो आप। यहाँ पे अगर उसने मान लीजिए किराएदार ने, मकान वाले ने कोई रसीद वसीद भी दिए तो यहाँ पे लिख सकते हो बाई वाइड कैश मेमो नंबर, कैश रिसिट नंबर। अगर आई है तो कोई यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो डाल सकते हो। कल को बोल सकते हो मकान मालिक को, भाई देख तूने 155 नंबर रसीद काट के दे रखी है हमारे को। अगली एंट्री है ₹8,000 पेड टू मिस्टर AK शर्मा मार्केटिंग मैनेजर एज इम्प्रेस्ड। देखो इम्प्रेस्ड का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को ऑफिशियल काम के लिए पैसे देते हो। पर्सनल काम के लिए दोगे तो उसका एडवांस है, वो तो लोन एडवांस है, हमने उसको दे दिया। लेकिन अगर ऑफिस के काम के लिए कंपनी के किसी एम्प्लॉय को पैसा दिया जाता है तो उसे बोला जाता है इम्प्रेस्ड, है ना। उसे एडवांस नहीं बोला जाता, इम्प्रेस्ड बोला जाता है। एडवांस लोन उसके पर्सनल काम के लिए, ऑफिशियल काम के लिए दिया गया पैसा इम्प्रेस्ड कहलाता है। तो आप मिस्टर, क्या नाम है इसका, AK शर्मा सेल्स के आदमी, मार्केटिंग मैनेजर है, तो कई बाहर जाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उन्हें 8,000 रुपये दे दिए। एंट्री कहाँ होगी? सर इसमें दिया ही नहीं है, कैश दिया है क्या? जर्नल में होगा। अच्छा, जब अमाउंट पे करते हो तो जर्नल में कैसे होगा? पेड का मतलब या तो चेक दिया होगा या कैश दिया होगा ना। मैंने पढ़ा नहीं। पेड रिसिट में AK शर्मा के अकाउंटेंट हो गया आप। कैसे बातें कर रहे हो? AK शर्मा को पैसे मिले हैं या कंपनी को मिले हैं? AK शर्मा को। तो उसके अकाउंटेंट को ही, हम तो ट्रू टेक्नो सर्विसेज के अकाउंटेंट है ना।
पेमेंट क्या हाँ, है? पेमेंट में आएगा F5 में, पेमेंट में आएगा। तो पैसे दिए AK शर्मा को, ऑल्ट C। अब चलो अभी ऐसे करते हैं, इम्प्रेस्ड अकाउंट AK शर्मा, इम्प्रेस्ड अकाउंट, ये इम्प्रेस्ड अकाउंट है AK शर्मा का। जो मार्केटिंग के लोग होते हैं वो कभी पैसे बीच में लेते हैं, कभी लेते हैं, हिसाब देते हैं, पैसे लेते हैं, हिसाब देते हैं, तो हिसाब ऐसे इसी में चलता रहेगा। 8,000 रुपये दिए, मान लीजिए इनके 9,000 खर्च हो गए, तो 9,000 का खर्चा लेके आएंगे। जैसे ही मैं खर्चा डालूंगा तो एक इम्प्रेस्ड अकाउंट 1,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। मान लो 4,000 का खर्चा लेके आए तो इम्प्रेस्ड अकाउंट 4,000 से डेबिट अभी भी बचा रहेगा। तो सारा लेन देन अब इस इम्प्रेस्ड अकाउंट में चलता रहेगा AK शर्मा का। तो AK शर्मा इम्प्रेस्ड अकाउंट, यानी कि इसमें जो भी पैसा पड़ा है कंपनी ने इन्हें ऑफिशियल काम के लिए दिया हुआ है, अब वो कितना खर्चा कर लिया कितना नहीं करा वो यहाँ से पता लगेगा। इसका ग्रुप क्या बनेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कैसे बनेगा? एक्सपेंस तो अभी AK शर्मा करके आएंगे तब पता लगेगा ना। ये क्यों दिया है? ऑफिस के काम के लिए दिया है। इसमें से 8,000 खर्च होंगे, 12,000 खर्च होंगे, 3,000 खर्च होंगे, कैसे पता लगेगा? आज की डेट में कैसे पता लगेगा कितना? तो ये इम्प्रेस्ड अकाउंट है, ये करंट एसेट्स है मेरी, है ना। ये बिल्कुल अलग चीज़ है, आपको नहीं पता होगी अभी। ये करंट एसेट्स है। नहीं है सर। रिलेवेंस सुन रहे हो? इम्प्रेस्ड अकाउंट का मैंने आपको बोला, इम्प्रेस्ड अकाउंट जहाँ पे भी लिखा होगा उसका मतलब है कंपनी ने इस एम्प्लॉय को कंपनी के काम के लिए कुछ पैसे दे रखे हैं, ऑफिशियल पर्पज के लिए। हो सकता है मिस्टर AK शर्मा कहीं टूर पे जा रहे हो सकता है मिस्टर AK शर्मा किसी क्लाइंट से मिलने जाने हो, उसको वहाँ पे पार्टी देने पड़ जाए, खाना खिलाना पड़ जाए किसी अच्छे होटल में, है ना। हो सकता है उसे बुके लेके देना पड़े, कुछ भी कर सकते हैं। उसको ऑफिशियल पर्पज के लिए, टूर के लिए, किसी और पर्पज के लिए, हो सकता है उसे कुछ स्टॉक खरीद के ले जाना हो, तो कुछ भी सामान खरीद के लाना, तो उसे ऑफिशियल पर्पज के लिए 8,000 रुपये दिए हैं। जब वो इसका बिल देंगे तो ये अमाउंट सेटल होगा, है ना। जब तक बिल नहीं देंगे 8,000 रुपये मिस्टर से AK शर्मा के पास एडवांस पड़ा है, कंपनी का पैसा पड़ा है। कंपनी सैलरी के टाइम पे इम्प्रेस्ड अकाउंट को चेक करते हैं। जब भी आप सैलरी बनाते हो, अगर आपकी कंपनी में इम्प्रेस्ड अकाउंट, इम्प्रेस देने का चक्कर है, तो आप सैलरी बनाने से पहले हर एम्प्लॉय का इम्प्रेस्ड अकाउंट चेक करोगे। मान लीजिए आप टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में हो, आपके पास 50 ड्राइवर हैं, है ना। अब ड्राइवर को जब आप ऑफिस से बाहर ड्यूटी के लिए भेजोगे, उसे फ्यूल डलवाना पड़ सकता है, रास्ते में पंचर हो सकता है, रास्ते में कोई टूट फूट सकती है, वो ठीक करानी पड़ेगी। तो क्या ड्राइवर को पैसे दे के भेजोगे ना? तो जब भी कार के बिजनेस में, टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में कार का ड्राइवर हो या बस के ड्राइवर हो, तो उन्हें हमेशा 2-4, 500, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द टूर पैसा दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम द फुल टैंक, जो टैंक फ्यूल में है वो तो भरा ही है, उसके अलावा 500-700, 1,000 रुपये डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ द ड्यूटी, कि 2 दिन की ड्यूटी है, 4 दिन की ड्यूटी है, रास्ते में जाएगा, कुछ खाना वाना भी खाएगा, तो उसे पैसा दिया जाता है इम्प्रेस्ड अकाउंट में। जब वो ड्यूटी पूरी करके आता है तो अपनी ड्यूटी की ट्रिप रिपोर्ट, साथ में अपना किया गया खर्चा, 1 पंचर लगा था, 2 पंचर लगा था, हवा भरवाई थी, 100 रुपये का तेल भरवाया था, जो भी करता, उस खर्चे के साथ अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। फिर जितने उसने इम्प्रेस्ड लिए थे उसमें से देखा जाएगा कितने खर्चा हो गए। अगर खर्च ज़्यादा हो गया तो उसको वापस करने पड़ेंगे। अगर उसका खर्च कम है और वो हिसाब नहीं दे पाया सैलरी की डेट तक, तो उसकी सैलरी में से पैसा कट जाता है इम्प्रेस्ड का बैलेंस। इम्प्रेस्ड का बैलेंस हर महीने सेटल होता है, जो ठीक ठाक तरीके से कंपनियां काम करती हैं। जो ऐसे लथार्जीनेस के साथ काम करती हैं उनके इम्प्रेस सालों साल चलते रहते हैं अकाउंट में, तो वहाँ गड़बड़, वो सिस्टम फिर लचर सिस्टम है, वो गलत सिस्टम है। तो इम्प्रेस का मतलब है आपने इस कंपनी मिस्टर AK शर्मा को एडवांस दिया हुआ है फॉर ऑफिस पर्पज, पर्सनल नहीं, है ना। मान लीजिए कहीं बाहर टूर के लिए पैसा दिया, तो जहाँ के लिए दिया वहाँ लिख सकते हो, ताकि आपको पता लगे इम्प्रेस में इस दिन कितना लिया, पता लगा अगले दिन फिर कोई इम्प्रेस लिया, तो यहाँ से नरेशन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पैसा किस दिन के लिए, किस चीज़ के लिए लिया है। बाद में याद करें, कई जगह तो होता है फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, पूरी डिटेल भरवाते हैं कि कहाँ जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब आओगे, कितना खर्चा है। तो कई जगह ऐसा होता है, कई जगह अकाउंटेंट के भरोसे ज़िंदगी चल रही है, तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, है ना। इम्प्रेस्ड इज करंट एसेट्स दैट इज रिकवरेबल फ्रॉम एम्प्लॉय आइदर इन द शेप ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। या तो वो कैश वापस करेगा नहीं खर्च हुआ, नहीं तो वो अपनी एक्सपेंस सीट वापस सबमिट करेगा। अगला है 1 मई की एंट्री है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹2 लाख फ्रॉम IK राम ऑन क्रेडिट। IK राम से 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदी है। एंट्री कहाँ पर? परचेज। गुड्स का मतलब F9 है ना, गुड्स का मतलब तो F9 है। अब यहाँ पे एक और तैयार रहो शॉर्टकट कमांड लिखने के लिए। देखो F9 करा, ये मेरे से पूछ रहा है आइटम क्वांटिटी रेट। क्या मेरे पास आइटम क्वांटिटी रेट है मेरे असाइनमेंट में?
नहीं सर। केवल 2 लाख रुपए। यानी कि अभी मेरे पास आइटम इनवॉइस जो बाहर आ रहा था ना, इन्वेंट्री वाउचर, अभी इन्वेंट्री वाउचर करने वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, केवल अकाउंटिंग वाउचर वाली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसको ना मोड चेंज करना कहते हैं। तो टैली ERP 9 में वाउचर एंट्री का मोड चेंज करने के लिए फंक्शन की है Ctrl+V। ठीक है, ये लिख लो, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, Ctrl+V टू चेंज वाउचर मोड ERP 9। अभी और एक और बताऊंगा मैं आपको। ERP 9 की लिख लो पहले आप, ERP 9 के ऊपर लिख लो, प्राइम के नीचे लिख रहा हूँ, ये दोनों लिख दी मैंने। Ctrl+V टू चेंज वाउचर मोड इन ERP 9। तो अब मैं देखो, मैं F9 कर रहा हूँ तो मेरे से आइटम नेम पूछ रहा है, वो नहीं है, तो मैं वाउचर मोड चेंज कर रहा हूँ Ctrl+V करके। राहुल सुनने ना, Ctrl+V से मैंने वाउचर मोड चेंज करा, इन्वेंट्री वाउचर से अकाउंटिंग वाउचर में आ गया। इसे बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अभी क्वांटिटी रेट कुछ पूछ रहा है, नहीं पूछा, इसे बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, इसे बोलते हैं इन्वेंट्री वाउचर। तो इन्वेंट्री वाउचर से अकाउंटिंग वाउचर में आने के लिए Ctrl+V, और इन्वेंट्री वाउचर से अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए Ctrl+H इन टैली प्राइम। तो जब हम प्राइम करेंगे अगली क्लास में तो वहाँ दोबारा देख लेंगे। आपके पास शॉर्टकट कमांड लिखी है, आप याद रखना इसे बस। Ctrl+V करके मैंने वाउचर मोड चेंज कर लिया। यहाँ पे वाउचर का, सप्लायर का इनवॉइस नंबर, अगर इनवॉइस नंबर है तो इसमें 1 मई की एंट्री है ना, डेट भी चेंज करनी है। डेट चेंज किससे होती है? F2 1 मई। ठीक है, अब इनवॉइस नंबर वहाँ है नहीं, मैंने वैसे ही डाल दिया। मैंने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदी है। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, पार्टी अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये मेरे से पहले F9 में क्रेडिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना, Alt+C I K राम, ग्रुप बनेगा। ग्रुप क्या बनेगा? क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिटर सप्लायर है, सप्लायर है। ये कितने का सामान खरीदा है? सर वो 158 कहाँ से आया? ऐसे ही डाल दिया, वाउचर नंबर है नहीं ना, मैंने वैसे डाल दिया। अच्छा हाँ। 2 लाख रुपए। अब डेबिट करना है परचेज अकाउंट। जब भी स्टॉक खरीदा जाएगा तो लेजर बनता है परचेज अकाउंट, Alt+C परचेज अकाउंट। परचेज का ग्रुप परचेज, परचेज का ग्रुप परचेज, सेल्स का ग्रुप सेल्स, बैंक का ग्रुप बैंक। ध्यान रखना, है ना, ये 3 चीज़ें याद रख लो। परचेज का ग्रुप परचेज, सेल्स का ग्रुप सेल्स, बैंक का ग्रुप बैंक। परचेज अकाउंट एंटर बाय बिल नंबर 1558। ये बिल नंबर मैंने ऐसे डाल दिया, असाइनमेंट में नहीं था तो मैंने ऐसे डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक एंट्री? अगली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर राकेश फॉर ₹1,20,000 एंड रिसीव्ड 50% अमाउंट बाई चेक ऑफ IDFC बैंक। IDFC बैंक का चेक भी मिला और अमाउंट भी, सामान भी बेचा है। 1,20,000 रुपये का सामान बेचा राकेश को, मिस्टर राकेश को। एंट्री कहाँ होगी? हाँ जी, गुड्स बेचने का मतलब बता, आपने स्टॉक बेचा है। अभी F8 में देख, इससे पहले वाली एंट्री में खरीदा क्या था, देखना जरा आपने। हाँ, तो गुड्स खरीदी है, गुड्स बेची है। तो जब गुड्स खरीदने की एंट्री F9 में आई है तो गुड्स बेचने की एंट्री कहाँ आएगी? F8 में आएगी। F5 F6 F4 कहाँ जा रहे हो बच्चों, ऐसा मत करो। F8। अब फिर प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा है, आइटम का नाम और क्वांटिटी तो वो है नहीं, तो कैसे करूं? वाउचर मोड चेंज करना पड़ेगा, Ctrl+V। हाँ, ये इनवॉइस नंबर मैं वैसे ही डाल रहा हूँ मिथिलेश, है ना, 0 नंबर 01। अब जिसे सामान बेचा है पार्टी का नाम डेबिट होगा, सेल्स होगा तो पार्टी अकाउंट डेबिट होता है। राकेश। ध्यान रखना, मिस्टर मिसिस श्रीमान श्रीमती या तो लास्ट में लगाना है या मत लगाना। क्यों? क्योंकि नहीं तो आपके सारे लेजर ना M पे खड़े हो जाएंगे जाके। आप कभी लेजरों को अल्फाबेटिकली शॉर्ट नहीं कर पाओगे। अगर सबके ना आगे मिस्टर लगाया, मिसेज लगाया और मेसर्स लगाया तो सारे लेजर कैसे शुरू होंगे? M से। तो कभी अल्फाबेटिकल अरेंज करने होंगे तो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि सब M से चालू हो रहा है। तो मिस्टर मिसेज श्रीमान श्रीमती कुछ नहीं लगाना है। जब मिस्टर मिसेज श्रीमान श्रीमती लगाने की बारी आए तो नायक फिल्म है ना, नायक फिल्म याद कर लेना, जो परेश रावल बोलता है ना उसे, तो नाम बता श्रीमान श्रीमती, हम अपने आप लगा लेंगे। तो नायक फिल्म याद कर लेना कि नहीं लगाना है, ठीक है। इसका ग्रुप क्या बनेगा? डेटर।
जो मेरा कस्टमर होता है वो मेरा डेटर होता है। अच्छा, आपको यहाँ लगा सकते हो, देखो यहाँ पे आप मिस्टर लगा सकते हो, वैसे भी प्रिंट यहीं से होता है ना, आपको यहाँ पे लगा सकते हो। अगर वहाँ नहीं लगाना है, आगे पीछे कहीं नहीं लगाना है, तो यहाँ जो मिस्टर लगाओगे यहाँ से वो टैली में प्रिंट होता है, प्रिंट वहाँ से नहीं होता, वो हमारे देखने के लिए, प्रिंट करने के लिए ये है। अगर आपको लगाना है तो यहाँ मेलिंग एड्रेस में जाके जा सकते हो, लेकिन बार बार हर लेजर में ये काम करना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया नहीं लगाओ तो सही है ना। अब इस मिस्टर राकेश का यहाँ पे एड्रेस डालना है तो यहाँ एड्रेस डाल सकते हो, है ना, एड्रेस, पिन कोड नंबर, पेन नंबर सब यहाँ डल जाएगा। 1,20,000 रुपये का सामान बेचा, जब बेचूंगा तो स्टॉक बिकता है तो एंट्री होती है सेल्स अकाउंट के थ्रू, क्रेडिट करते हैं सेल्स अकाउंट को, सेल्स अकाउंट, सेल्स का ग्रुप सेल्स, अभी बताया था ना, सेल्स का ग्रुप सेल, परचेज का परचेज, बैंक का बैंक, ये आ गया बाय बिल नंबर 01। क्लियर है यहाँ तक की एंट्री? आ रहा हूँ एक बार में एक ही एंट्री हो पाएगी ना। अभी सेल, इसमें एक दूसरा पार्ट और है इस एंट्री के अंदर, 50% अमाउंट चेक से मिला भी है, IDFC का चेक मिला है जिसमें 50% अमाउंट भी मिला है आपको, है ना। तो इस सेकंड पार्ट की एंट्री कहाँ होगी? एंड रिसीव्ड 50% अमाउंट बाय चेक, कहाँ होगी? F6 में पैसा मिल गया ना, चेक मिल गया। चेक किससे मिला है? राकेश कुमार से। तो राकेश कुमार का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, अब दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये रहा राकेश कुमार, कितना पैसा मिला? 50%। वैसे तो आप 1,20,000 का 50% का मतलब आप निकाल ही लोगे, कितना होता है? 60,000। अगर मान लो कोई वैसी वैल्यू है जो नहीं निकाल सकते हो, तो जब आप ध्यान रखना, जब यहाँ डेबिट और क्रेडिट पे आते हो, यहाँ पर आके ऑल्ट सी करोगे तो कैलकुलेटर चलता है। यहाँ पे आके ऑल्ट सी करके कैलकुलेटर चलता है। मेरा कर्जर आ गया नीचे, यहाँ पर आ गया मेरा कर्जर, देखो 1,20,000 लिख रहा हूँ मैं, दिख रहा है? 1,23,000 20,000 कहाँ लिखा मैंने? ये रहा, दिख रहा है आपको? तो आप इसका 50% निकालना यहाँ पे निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए इसका 33% आया होता तो कितने पैसे आते? 33%? नहीं पता, है ना, तो आप यहाँ निकाल सकते हो। एंट्री के बीच में ही आप कैलकुलेटर चला सकते हो। अभी आप थोड़ी देर पहले लिख के आए हो ऑल्ट सी टू क्रिएट मास्टर, ऑल्ट सी टू क्रिएट मास्टर, ये पर्टिकुलर वाली जगह पर चलता है ना। यहाँ पर जब ऑल्ट सी करते हो तो मास्टर क्रिएट होता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट वाली जगह पे ऑल्ट सी करोगे तो कैलकुलेटर चलता है। यहाँ पे ऑल्ट सी से, अब ऑल्ट सी के दो फंक्शन हो गए आपके पास, मास्टर भी क्रिएट होता है और कैलकुलेटर भी चलता है। 1,20,000 का 50% या डिवाइडेड बाई 2 बात एक ही है, 60,000 रुपये। अब यहाँ पे कौन सा करूँ? IDFC का चेक मिला है तो बैंक कौन सा डेबिट करूँ? यहाँ पे डेबिट में कौन सा बैंक? हाँ, IDFC का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अरे IDFC का चेक मिस्टर राकेश ने दिया है। आप जितने बैंक में चेक आएंगे, हर बैंक में चेक को अकाउंट को खोलोगे? आपका बैंक तो ऑलरेडी HDFC में खुला है, इसी में तो जमा करोगे चेक। अब यही बात तो टीकम सिंह के साथ हुई थी। वो तो इन्फॉर्मेशन आपको ये दे रहा है कि आपको जो राकेश ने चेक दिया वो चेक IDFC का है, जो चेक आपके पास आया वो किसी ना किसी बैंक का तो होगा ही, तो वो तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप तो अपने ही बैंक में जमा कराओगे ना। कैसे बातें कर रहे हो ना, चेक नंबर इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। बात समझ आई क्या कह रहा हूँ मैं आपको? सैलरी ₹1,85,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल पेड बाई ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू 1,85,000 रुपये की सैलरी पे कर दी। एंट्री कहाँ पर? पेमेंट F5, ठीक है। ऑल्ट सी, जब सैलरी पे करी है तो मेरा खर्चा है, ऑल्ट सी, सैलरी अकाउंट। सैलरी मेरा एक्सपेंसेस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की डेफिनेशन याद करो, उसने हमने आइडेंटिफिकेशन करी थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट खर्चे वो खर्चे होते हैं जो मेरे प्रोडक्ट को, ध्यान रखना, द एक्सपेंसेस विच आर नेसेसरी टू ब्रिंग माई प्रोडक्ट सेलेबल कंडीशन और पोजीशन। जो खर्चे मेरे प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन और पोजीशन तक लाने से पहले के खर्चे हैं, ध्यान से सुनना। द एक्सपेंसेस विच आर प्रायर, है ना, जो पहले के खर्चे हैं, फॉर माई टू ब्रिंग माई गुड्स सेलेबल कंडीशन और पोजीशन, मेरी गुड्स को सेलेबल कंडीशन और पोजीशन तक लाने के जो खर्चे होते हैं वो केवल डायरेक्ट होते हैं, उसके बाद के सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं।
जो सैलरी देते हो स्टाफ को, उसकी से पहले प्रोडक्ट आपके दुकान में आ चुकी होती है, दुकान में गोडाउन में, वो तो प्रोडक्ट पहले खरीद के लाए हो ना। इस सैलरी का प्रोडक्ट के खरीदने से कोई लेना देना है? जब आप किसी दुकान में सामान लेने जाते हो तो क्या आप उस दुकानदार से पूछते हो भाई तूने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी है या नहीं दी है? हाँ जी, कभी आज तक पूछा आपने? आपका कंसर्न ही नहीं है। तो यानी कि ये सैलरी प्रोडक्ट के सेलेबल कंडीशन और पोजीशन तक आने के बाद का खर्चा है। जो भी खर्चा मेरी प्रोडक्ट को सेलेबल कंडीशन तक लाने से पहले का होगा वो सारे खर्चे डायरेक्ट हैं, उसके बाद वाले सारे खर्चे इनडायरेक्ट हैं। तो सैलरी इज माय इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर हुआ? अब कैसे, क्या ऑनलाइन मोड से करा तो क्रेडिट क्या करूं? हेलो, HDFC बैंक अकाउंट है ना, ऑनलाइन का मतलब यहीं से पैसे जाएगा। बाय सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 पेड। क्लियर है? अब इसके बाद कुछ एंट्री बची है, एक बार आप अपने आप करके देखना, या जो अभी हमने करी है उन्हीं को रिवाइज करके देखना, आप देखना कितनी आप कर पा रहे हो, है ना।